अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट सेकंड और फर्स्ट ही पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लेकिन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस को तब स्टडी करना है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। ये थी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन में एक वर्ड था इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये डेफिनेशन कंप्लीट ये थी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक फोर्सेस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मेन डेफिनेशन है, the force due to which charged particles attract or repel each other is called electric force। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस किसी भी पार्टिकल पे वो चार्ज होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किसी पे अगर दो पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर अनलाइक चार्ज होंगे, लाइक एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे चार मेन बातें हैं। सबसे पहली बात इस चैप्टर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये बेसिक्स हैं। उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक लाइक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये मेन बातें थी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो बेसिकली था वो 1784। अच्छा, तो 1874 में फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था कूलम्स, चार्ल्स कूलम उसका फुल नेम था। उसने कूलम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और अब इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं कि इसकी स्टेटमेंट थी क्या। ठीक है, तो इसकी वैसे जो मेन स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दो तरह की होती हैं फोर्सेस, या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। रिपल्सिव लाइक चार्जेस में होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन है 2 पॉइंट चार्जेस में, पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्या है? पॉइंट चार्ज वो होता है कि जिसके अराउंड इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि वो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करे। लाइक आपके पास, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये समझ लें कि ये आपका पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसके सराउंड में जो फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है और यहाँ पे, तो वो फोर्स एक्सर्ट कर सकें उस पर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक वो पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसकी जो हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट पे, तो इसकी स्टेटमेंट ये थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस के प्रोडक्ट क्या हैं? चार्जेस के प्रोडक्ट हैं, चार्जेस का सबसे पहले सिंबल Q, और चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा? Q1 Q2, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, इतनी सी बात है। उसके बाद is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट वो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और जब बात आ गई है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि जब आपको ये एज अ लॉन्ग आए तो ये आपने कैसे लिखना है, और उसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर आपको कूलम्स लॉ आता है एज अ लॉन्ग, तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपने इसको डायरेक्ट कूलम्स लॉ से ही स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ये बेसिक्स थी, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ये इसके बगैर चैप्टर को आप नहीं समझ सकते। उसके बाद कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब हमने इसको
प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब जो इसकी डेरिवेशन है वो हमने इसकी स्टेटमेंट में से ही फाइंड आउट करनी है, और फिज़िक्स में आपको पता है कि डेरिवेशन के बगैर क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट में बात हुई थी दी फोर्स की बात हुई थी। तो फोर्स का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ गया एफ़, ठीक है। एफ़ इज नहीं इक्वल्स यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले फोर्स की बात हुई, उसके बाद बात हुई थी यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपके पास जो सिंबल है आप वो यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इतनी हमारी बात कंप्लीट होगी। उसके बाद किसके प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का सिंबल क्यू होता है, तो चार्जेस मीन्स 2 चार्ज है, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हो गया। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ये हमारी स्टेटमेंट का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगेन हम बात फोर्स से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले फोर्स की बात थी। तो फोर्स जो है वो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सेम रहेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो हम जो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर है उसको नीचे ले आएंगे 1/r²। और ये हमारी बन गई स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये स्टेटमेंट में से जो डेरिवेशन फाइंड आउट करनी थी वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है और फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। तो फोर्स को हम फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन एज इट एज, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना इसके मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो हम इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनैलिटी में लिखेंगे। और इन्वर्स कौन था, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे। अब ये देखें, ये अब बन गया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब हमने इसमें साइन ऑफ कांस्टेंट लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन ऑफ कांस्टेंट है वो है के, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास के है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इन कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम ने जब अपने इस कूलम्स लॉ को प्रूव किया था तो उसने प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे के को यूज़ किया था। अब जो के की वैल्यू है वो वेरी करती है, डिपेंड करती है सिस्टम पे, यूनिट पे, मीडियम पे और पॉइंट चार्जेस पे। अब जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब जो एसआई यूनिट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ में मतलब जो यूनिट सिस्टम यूज़ हो रहा है वो एसआई यूनिट है, और जो इसमें मीडियम यूज़ हो रहा है वो आप उसको वैक्यूम कह सकते हैं, फ्री स्पेस कह सकते हैं, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। क्योंकि मीडियम अगर आप चेंज करेंगे तो फिर के की वैल्यू भी चेंज होगी। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है ना उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है के इज़ इक्वल्स टू 1/4 के इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4πr एप्सिलॉन नॉट। वो मैं अभी आपको यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाती हूँ, और फिर उसमें से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है वो बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कि मैंने नोट डाउन कर दिया ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकें इजीली। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही थी प्रोपोर्शनैलिटी की, कि यहाँ पे जो हमारा के है वो प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स कूलम ने इसको एज अ प्रोपोर्शनल यूज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा जब आपने चैप्टर वो क्लास 10 में फर्स्ट ईयर में सिंपल पेंडुलम वगैरह भी पढ़ा था, उसमें भी प्रोपोर्शनल के ही था। उसमें के की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे के की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिस्टम यूनिट पे और अपने मीडियम पे जो पॉइंट चार्ज के सेंटर में होता है। अब जो चार्ल्स कूलम ने सिस्टम यूज़ किया था वो एसआई यूनिट सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, और जो उसने मीडियम यूज़ किया था वो फ्री स्पेस था। अब फ्री स्पेस क्या होती है कि फ्री स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है इसको आप वैक्यूम भी कहते हैं, जिसमें पार्टिकल जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ्रीली रैंडमली मूव कर सकें, ठीक है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो होती है फ्री स्पेस। अब जब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के की वैल्यू फाइंड करने का यहाँ पे एक हमारे पास आता है फॉर्मूला,
और वो फार्मूला किस तरह है वो ये है। अब यहाँ पे ये इसका हमारे पास इसका फार्मूला है k=1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 4 जो है वो वैल्यू है, पाई आर जो है उसका पता है, उसकी वैल्यू होती है 3.14। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एक न्यू चीज़ है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब जो परमिटिविटी की वैल्यू है फ्री स्पेस में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट की, वो है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी की वैल्यू है फ्री स्पेस में, और इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को इसमें पुट करना है के में, और फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो क्या बनती है। तो अब हमें इसको पुट ऐसे करना है कि के कांस्टेंट है 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर की वैल्यू है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की हमें यहाँ से पता चल गई 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो ये हमने जो है ना इधर नोट डाउन करनी है, और फिर के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की, और जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये देख लें आप इस तरह से ये। उसके बाद यहाँ पे अब हमारी के की वैल्यू भी फाइंड हो गई कूलम्स लॉ की हेल्प से। कूलम्स लॉ से हमें पता चला कि के की वैल्यू क्या थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई थी, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट स्टोरी है वो कुछ इस तरह है कि अब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है कि जो पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस में एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। कूलम्स लॉ का बेसिकली मकसद क्या था कि अगर एक फ्री स्पेस है उसमें 2 पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं, अब वो जो 2 पॉइंट चार्ज हैं वो फ्री स्पेस में एक दूसरे पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो जो फाइंड आउट करना था ना, उसके लिए ये चार्ल्स कूलम ने इतना ज़्यादा कूलम्स लॉ डिज़ाइन किया था। अब यहाँ तक उसने सब कुछ फाइंड कर लिया था कि फ्री स्पेस होगी, उसमें परमिटिविटी की वैल्यू हो गई जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहा था। उसके बाद के की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट जो है ना वो चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ना, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने लगे हैं वो वाली फोर्स जो Q1 पे एग्जर्ट कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने का मेथड। अब इसका अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे इन्होंने बस यहाँ पे कि इसका ये फार्मूला दे के यहाँ पे आगे फिनिश कर दिया, लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ऐसे ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि अगर एक फ्री स्पेस में 2 पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं Q1 और Q2, अगर Q1 Q2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो इन रिटर्न Q2 भी Q1 पे कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और उस फोर्स को अब हमने फाइंड आउट करना है कि वो स्मॉल है, लार्ज है, क्या है। अब जो है इसके लिए आपने रिमाइंडर करना है, आपने याद वो करना है जो आपने लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ पढ़ा था आपने कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर आर लिखा है यहाँ पे F=1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और साथ में यूनिट वेक्टर आर। अब हमने इसके नेक्स्ट करना ये है, ये देखें अब यहाँ पे जो है ना इस फॉर्मूले में से हमने देखा कि जो यूनिट वेक्टर आर है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2। ये फोर्स है, ये के की आप यहाँ के लिख लें, के की वैल्यू लिख लें। के की वैल्यू यही थी ना 1/4 एप्सिलॉन पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद इसका आगे इसका फॉर्मूला आ गया। उसके बाद ये आगे हमने यूनिट वेक्टर लगाया था, ये r², ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, और जो ये था वो डिस्टेंस था बिटवीन 2 चार्जेस, और ये अब हमारे पास आ गई है डायरेक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 1, उसमें आपने ये जो यूनिट वेक्टर था इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। उसके बाद आगे अब यहाँ पे हमने फोर्सेस को और इसको नेम दे दिया है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। इस फोर्स को हमने F12 का है, आगे सब कुछ वही है, और इसको भी यूनिट वेक्टर आर को भी हमने R12 का नाम दिया। अब आगे इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि यहाँ पे अब जो जब Q1 Q2 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो वो अगर R12 है
तो जब Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो इसके ऑपोजिट होगी। अब जब ऑपोजिट होगी तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव साइन मैंने लिख दिया। अब बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे R21 लिखा हुआ था, बुक को फॉलो करना है तो यहाँ पे हमने भी R21 लिख लिया है। वैसे आप नेगेटिव के साथ वैल्यू वही रख सकते हैं, लेकिन अब बुक पे लिखा हुआ था तो इसलिए फिर हमने भी लिख दिया। अब जब ये हम नेगेटिव के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ शफल हो जाएंगी। जहाँ पे 12 की वैल्यू है ना वहाँ पे 21 लग जाएगी। अब यहाँ f की वैल्यू थी 12 तो यहाँ पे हमने पुट कर दी f की वैल्यू 21, और यहाँ पे R12 था ना तो यहाँ पे नेगेटिव R12 आ गया, क्योंकि अब ये हम ऑपोजिट के लिए फाइंड कर रहे हैं कि Q2 Q1 पे कितनी। अब उसके बाद अब जब हम ऑपोजिट के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आते जाएंगे। यहाँ पे 1 पॉजिटिव के लिए था, यहाँ पे नेगेटिव के लिए आ गया। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि जो F21 है कि मतलब ये दो फोर्सेस हैं बेसिकली। आप 21 और 12 को छोड़ दें, ये दो फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। जितनी Q1 Q2 पे कर रही है उतनी ही Q2 Q1 पे कर रही है। इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, बस जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन आया है। आप भी 21 और 12 के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट F इक्वल्स टू नेगेटिव F भी लिख सकते हैं। इसका बेसिक जो मतलब है वो यही है कि जितनी फोर्स Q1 ने Q2 पे एक्सर्ट की उतनी ही फोर्स Q2 ने Q1 पे एक्सर्ट की, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इसका दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आती है लास्ट पे कंक्लूजन की बारी। अब यहाँ तक जो है ना वो कूलम्स लॉ हमारा हो गया। अब उसके बाद थी कंक्लूजन की बारी। अब कंक्लूजन में वो ये कहते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया जाए। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, जो जिसमें हम डाईपोल्स बना सकें। अब डाईपोल्स क्या है, डाईपोल्स आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दो इक्वल चार्जेस हों लेकिन वो ऑपोजिट हों और उनको एक डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हों। जैसे Q1 और Q2 हो लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट हो, ठीक है, और उन पे जो चार्ज हैं वो भी ऑपोजिट हो, एक पे पॉजिटिव हो एक पे नेगेटिव। अब वो कह रहा है कि अगर हम पॉइंट चार्ज के दरमियान में एक डाईइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, ठीक है, जिसमें डाईपोल्स बन रहे हों, तो जो कूलम फोर्स है ना वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी एक फैक्टर के ज़रिए, जिस फैक्टर को हम कहते हैं डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। ये एंड पे आपने राइट ऐसे करना है इसको, ठीक है। इसकी बेसिक अब जो अगर हम इस पूरे को देख लें एक दफ़ा तो ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट की थी, वो क्लियर था। इलेक्ट्रिक फोर्स पे हो गया, कूलम्स लॉ भी हमारा हो गया, उसकी स्टेटमेंट भी हो गई, स्टेटमेंट से हमने डेरिवेशन भी बना ली। अब इसका जो मेन पर्पस था कूलम्स लॉ का वो ये था, चार्ल्स कूलम ने इसको ड्राइव किया था तो इसलिए इसका नाम उसने अपने नेम पे रखा कूलम्स लॉ। अब इसका जो मेन था वो इसकी ये थी कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस मीडियम में रखते हैं तो उसकी वैल्यू सारी हमने फाइंड आउट करके हमने एंड पे ये कंक्लूजन निकाला कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर उनके सेंटर में अगर कोई डाईइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो जो फोर्सेस हैं वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगी डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। और डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये इसको डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे ये हमारा कूलम्स लॉ फिनिश होता है। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में।